गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत में जो जल विद्युत उत्पादन है वो किस प्रकार से हो रहा है, या जल विद्युत उत्पादन अपन कह सकते हैं जल विद्युत प्रणाली किस प्रकार से काम कर रही है, या कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जो जल विद्युत उत्पादन में भारत के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, कौन कौन से जो राज्य हैं जहां पर ये परियोजनाएं लगाई गई हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो जल विद्युत होता है, ये परियोजना जो भारत में इसकी जो शुरुआत है, या अपन कह सकते हैं जो वर्तमान समय है, अभी जल विद्युत उत्पादन में धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, विकसित और विकास कर रहा है, इसके उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। क्योंकि जो कोयले वगैरह जो दूसरे संसाधन है ऊर्जा के या विद्युत के, जो दूसरे संसाधन है, कोयला है, जो पेट्रोल है, खनिज वगैरह है या आणविक खनिज है, उनसे वो जो संसाधन है वो क्या है, खत्म होने वाले संसाधन है। अपन कह सकते हैं परंपरागत संसाधन है, जो अनवीनीकरणीय संसाधन है। इसलिए अब जल विद्युत उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ाना, क्योंकि यह एक नवीनीकरण परंपरागत स्रोत है लेकिन इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे जल से अपन जल विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है, क्योंकि जो समुद्रों को खारा पानी है उनसे अपन उनका उपयोग करके जल विद्युत को अपन ऊर्जा के रूप में काम में ले सकते हैं। और जल विद्युत का अपन जल का खाली जल विद्युत में नहीं उपयोग लेते, पेयजल में भी लेते हैं, सिंचाई पे भी लेते हैं, और बड़े बड़े बांध बनाकर इनको संग्रहित करके ऊर्जा उत्पादन, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में भी इनका उपयोग करते हैं। और इनको जो प्रभावित, जैसे जल विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए कौन कौन सी जो दशाएं हैं या कौन कौन से जो कारक है जो जल विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आधुनिक भारत का विकास काफी हद तक जल विद्युत व उसके उपभोग पर निर्भर हो गया है। यानी जो अभी वर्तमान का जो समय है वो लगभग जल विद्युत उत्पादन का जो उपभोग करने या इनकी जो क्षमता बढ़ाने का है। क्योंकि आधुनिक भारत में जो पुराने जैसे कोयला स्रोत ये खत्म होने वाले स्रोत हैं, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा कभी खत्म होने वाला स्रोत नहीं, इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भारत भी निर्भर कर रहा है कि जल विद्युत उत्पादन का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, बड़े बड़े विद्युत गृह बनाए जाए। जैसे अपन बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा आणविक स्रोत, ये समाप्त हो सकते हैं। ये भावी समय या अपन कह सकते हैं भविष्य में ये समाप्त होने वाले स्रोत हैं जिनसे अपन अभी वर्तमान में ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो जल से विद्युत बनाना, ये एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि जल का उपयोग करके फिर भी हम इससे क्या कर सकते हैं, जल विद्युत बनाई जा सकती है, जल स्रोत या जल विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है। क्योंकि जो बड़े बड़े बांध वगैरह बनाकर उनका जो जल को संग्रह करके फिर उनको अपन विद्युत ऊर्जा में काम ले सकते हैं। फिर विद्युत बनाने के बाद में उस जल का अपन सिंचाई में, पेयजल में भी अपन उपयोग कर सकते हैं। तो जल विद्युत ऊर्जा के ऊपर अब भारत का जो आधुनिक समय है या आधुनिक भारत में जल विद्युत ऊर्जा पर अधिक से अधिक उत्पादन करने पर विशेष जोर देना, या अपन कह सकते हैं इसके ऊपर विशेष काम करना। तो अपन बात करते हैं जल विद्युत उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जो जल विद्युत उत्पादन को प्रभावित करते हैं। यानी जल विद्युत अगर ऊर्जा बनाएंगे अपन तो कौन सा कारक है, जो कौन सा अपन को तत्व है जो प्रभावित करेगा। जैसे जल विद्युत बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता अपन को जल। तो जल यानी जो पर्याप्त मात्रा में पानी या जल का होना आवश्यक है जल विद्युत बनाने के लिए, सबसे पहली बात है। क्योंकि जल विद्युत जो स्रोत है, जल विद्युत को जो प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है जल है। जल होगा तो अपन विद्युत आराम से बना सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जल। फिर अपन बात करते हैं जल अब कहां से, भूमिगत जल या सागरीय जल कम है, सागरीय जल अधिक है, लेकिन अपन को पर्याप्त वर्षा होना जरूरी है। क्योंकि भारत के जो अधिकांश राज्य, उत्तर के राज्य, वहां पर समुद्र नहीं है पास में, तो वहां पर वर्षा होना अति आवश्यक है। वह अगर पर्याप्त वर्षा होगी तो बांधों में पानी आएगा, नदियों में पानी आएगा, नहरों में पानी आएगा, तो वहां पर अपन जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत परियोजना बड़े बड़े बांध बनाकर अपन विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो पर्याप्त वर्षा यानी जल का होना आवश्यक है। फिर अपन कह सकते हैं अब ये जो जल है ये भी एक सुनिश्चित जलापूर्ति। इसका मतलब ये होता है कि अगर जल है, जैसे वर्षा ऋतु में जल है तो विद्युत उत्पादन हो सकती है। अगर अपन बात की जाए शीत ऋतु में अगर जल नहीं होगा तो अपन वर्षा उत्पादन कैसे करेंगे। इसलिए सुनिश्चित यानी निश्चित तौर पर जल की जो आपूर्ति है वो होनी चाहिए।
अपन बांध क्यों बनाते हैं? जल को उसके अंदर संग्रह करके जब चाहिए उस समय अपन उस बांध में से पानी निकाल सकते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े बांध बनाकर, या भारत में जो सदाबहानी नदियां हैं उनका जो पानी हमेशा मिलना चाहिए जल विद्युत परियोजनाओं को, जिनसे वो आराम से, या जो अपन कह सकते हैं कि 12 मास जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, उनको जलापूर्ति सुनिश्चित रूप से होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं उच्च तापमान ताकि जल जमे नहीं, यानी उच्च तापमान का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो हिमालय की जो सदाबहानी नदियां हैं जो शीतकाल में कम पानी आता है, क्योंकि जो बर्फ वगैरह जो जल है वो वहां पे बर्फीले भागों में जम जाता है, या ग्लेशियर कम तापमान के कारण पिघलता नहीं है। अगर ग्लेशियर नहीं पिघलेगा तो नदियों में पानी की आवक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा उच्च तापमान का होना एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है जल विद्युत की दशाओं में। फिर बात करते हैं उच्चावच। अगर जल है लेकिन अपन उस जल का उपयोग सतही भाग पर अपन नहीं कर सकते जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जल को किसी ऊंचे भाग से अपन को नीचे गिराना होगा, ताकि अपन उस ऊंचे गिरते हुए जल को अपन टरबाइन चलाकर अपन विद्युत उत्पादन किया जा सके। इसलिए पर्याप्त ऊंचाई का होना भी जरूरी है। जैसे जलप्रपात होते हैं कहां पर, जहां जहां पर वहां विद्युत बनाई जाती है, क्योंकि वहां जो जलप्रपात में ऊंचाई से जल नीचे गिरता है तो वहां टरबाइन चलाकर वहां विद्युत उत्पादन की जाती है। तो मुख्य रूप से उच्चावच ऐसे होने चाहिए ताकि जहां से पानी आ रहा वहां पर थोड़ी ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि अपन विद्युत आराम से बनाई जा सके। फिर अपन बात करते हैं स्वच्छ जल, यानी जो जल है विद्युत उत्पादन के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए। अगर खराब जल होगा, गंदा जल होगा, तो जो जल विद्युत बनाने के लिए जो मशीनें हैं, अगर उनमें अगर गंदा जल आएगा तो वो मशीनें खराब हो जाएगी, वो जो जल्दी खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी। इसलिए स्वच्छ जल होना जरूरी है। जल विद्युत उत्पादन अगर अधिक बढ़ाना है, या अगर लंबे समय तक मशीनों का संरक्षण करना है, या उनको कह सकते हैं चलाना है, तो आपको स्वच्छ जल पर ही आपको परियोजना बनानी चाहिए, ताकि मशीनों पे जंग न लगे और अधिक समय तक, लंबे समय तक परियोजना चलती रहे। फिर अपन बात करते हैं कच्चा माल, यानी सस्ता व कच्चा माल होना चाहिए। सस्ता माल होना चाहिए जो जल विद्युत बनाने के लिए, जैसे अपन चाहिए, जैसे सीमेंट चाहिए, सीमेंट की अपन बात करेंगे। और अपन बात करते हैं लोहे, यानी दो मुख्य तत्व है। जैसे लोहा जल विद्युत उत्पादन के स्रोतों में किस प्रकार, जैसे अगर विद्युत बनाएंगे तो वहां के जो तार वगैरह होते हैं, खंबे वगैरह होते हैं, वो लोहे के बनाना, या खंभों में अगर अपन सीमेंट, जो सीमेंट के खंभे आते हैं वो बनाना, या बड़ी बड़ी बांध को बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता, वहां पर लोहे की आवश्यकता। तो जो ये जो माल है, जो कच्चा माल है, ये सस्ता होना चाहिए ताकि जल विद्युत भी सस्ती हो। फिर अपन बात करते हैं ऊर्जा के अन्य संसाधनों का अभाव, जैसे कोयला है या तेल है। अगर इन का अभाव अगर कम है, अगर धरातल पर ये संसाधन कम है, तो अपन क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जल विद्युत उत्पादन पे, स्रोत पे ध्यान देंगे कि नहीं, कोयला खत्म होने वाला है, इसलिए अपन जल्द से विद्युत ऊर्जा बनाए। तो इससे विद्युत ऊर्जा को, जो परंपरागत स्रोत है, अगर उनके खत्म होने की संभावना जल्दी है, तो हम क्या करेंगे? नए नए तरीकों से अपन क्या करेंगे? ऊर्जा उत्पादन करेंगे। और जो जल स्रोत है उससे भी अपन नई नई टेक्नोलॉजी से जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो संसाधन है, जो परंपरागत, वो भी जो प्रभावित करते हैं जल विद्युत स्रोत को। फिर पूंजी एवं तकनीकी। अब ये पूंजी एवं तकनीकी किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करती है? जैसे अपन बात की, जैसे कोई बड़ा बांध, जल है, लेकिन अगर पूंजी नहीं है, तो अपन उसके लिए जो बड़े बड़े बांध बनाएंगे, उनके लिए जो वित्त या आर्थिक सहयोग चाहिए होगा। अगर पूंजी नहीं होगी, अगर पैसा नहीं होगा, तो अपन जल विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते। वो जल ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। इसलिए पैसा का होना जरूरी है, ताकि बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए, बड़े बड़े जो उपकरण खरीदने के लिए जो पैसा महत्वपूर्ण है। फिर कहेंगे तकनीकी। अगर पैसा है, जल है, लेकिन नई नई तकनीक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? जो न्यू रूप से या नई टेक्नोलॉजी रूप से अपन विद्युत उत्पादित नहीं कर सकते। इसलिए तकनीकी ज्ञान और पैसा दोनों होना बहुत जरूरी है विद्युत ऊर्जा के लिए। तो ये जो संसाधन है, अपन कह सकते हैं वर्षा है, जल पूर्ति है, तापमान है, कच्चा माल है या सस्ता कच्चा माल है, या अपन कह सकते हैं तकनीकी ज्ञान है, पूंजी है या उच्चावच है। ये सभी कारक हैं जो जल विद्युत उत्पादन या जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रमुख जलवायु दशाएं हैं, इनका होना अति आवश्यक है।
अब अपन बात करते हैं भारत में जो जल विद्युत है इसका उत्पादन एवं वितरण कहाँ कहाँ पर है, यानी कहाँ कौन से राज्यों में कौन सी परियोजना है। तो अपन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे और वो परियोजना कौन सी नदी पर है या किसकी सहायक नदी है उनके ऊपर बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जैसे महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में एक लोनावाला परियोजना है, लगभग 65,000 किलोवाट वहां पर विद्युत उत्पादित की जाती है, 65,000। तो अपन बात करेंगे जो लोनावाला पर महाराष्ट्र में ये जो विद्युत परियोजना है इसको बनाने का काम टाटा कंपनी ने किया। किस कंपनी ने किया? टाटा कंपनी ने। इसलिए इस परियोजना को टाटा जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। टाटा नाम की जो निजी कंपनी थी उन्होंने इस पे काम किया था, इसलिए अपन इसको कहते हैं टाटा जल विद्युत परियोजना। फिर बात करते हैं कोयना परियोजना। कोयना बांध भी आया था, आपको पता है भूकंप आया था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कोयना परियोजना है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, और कोयना नदी पर इसको बनाए गए लगभग 3 लाख किलोवाट विद्युत यहां से पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है। काकरापार परियोजना, तो ये आपको ध्यान रखना, ये कहां पर है? तापी नदी पर है, तापी नदी। काकरापार परियोजना तापी नदी पर 1963 में 1953 में बनाई गई थी ये काकरापार परियोजना। अगर काकरापार स्थान की बात की जाए तो ये तो अपन बात करेंगे लगभग गुजरात के आसपास है, लेकिन ये परियोजना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। और नदी है आपको तापी नदी। फिर तमिलनाडु में मेटूर बांध परियोजना है या मेटूर परियोजना जो कावेरी नदी पर है। तो ये पाईकारा परियोजना है, ये कावेरी की सहायक नदी पर है, पाईकारा नदी है। सहायक नदी कौन सी है? पाईकारा परियोजना, पाईकारा नदी। लगभग 90% जो परियोजना है उनकी उन्हीं नाम से परियोजना जिस नदी पर बनाई गई है, चाहे वो बड़ी नदी की सहायक नदी हो या खुद वही नदी हो। जैसे ये परियोजना है, अपन बात करते हैं कोयना, तो कृष्णा की मां सहायक नदी है कोयना। पाईकारा परियोजना ये कावेरी की सहायक नदी है पाईकारा। फिर बात कर रहे हैं पापनासम परियोजना, यह है ताम्रपर्णी नदी पर है, ताम्रपर्णी नदी पर पापनासम परियोजना तमिलनाडु में। फिर कुंडा परियोजना, ये भी तमिलनाडु में, लगभग 40,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है, 40,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। फिर अपन बात करते हैं कर्नाटक में महात्मा गांधी परियोजना बनी हुई है। महात्मा गांधी परियोजना शरावती नदी पर, जहां पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। फिर अपन बात करते हैं यहां पर तमिलनाडु में एक शिव समुद्रम जल परियोजना बनी हुई है कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम जल परियोजना कावेरी नदी पर। एक बनी हुई है आपके सिमसा परियोजना जो सिमसा नदी पर है, सिमसा परियोजना कावेरी की सहायक नदी है सिमसा, उस पर बनी हुई है। तो ये कर्नाटक की महात्मा गांधी, शिव समुद्रम और सिमसा परियोजना महत्वपूर्ण। फिर अपन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पहली परियोजना है माता टीला बांध परियोजना, ये बनी हुई है आपकी बेतवा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा केन सोन गंडक बेतवा, तो ये माता टीला परियोजना। फिर रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर बनी हुई है, रिहंद परियोजना लगभग 3 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन की जाती है यहाँ से, 3 लाख किलोवाट। फिर बात की जाए अगर अपन केरल की बात करें, केरल, इसमें पल्लीवासल एक परियोजना है, वो मुद्रुपुंजा नदी पर है, मुद्रुपुंजा नदी पर है पल्लीवासलम। फिर एक बात करते हैं सेंगुलम परियोजना, ये भी परियोजना केरल में। फिर अपन बात करते हैं नेरिया मंगलम परियोजना है जो ये बनी हुई आपकी पेरियार नदी पर। कहां पर बनी हुई है? पेरियार नदी पर नेरियार परियोजना बनी हुई है। फिर पंजाब की बात की जाए तो बागड़ा नागल बांध परियोजना जो सतलज नदी पर बनी हुई है, जहां से आपकी इंदिरा गांधी नहर को भी पानी आता है, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरी के बैराज के पास बांध बना हुआ। तो फिर पोंग बांध, ये पोंग बांध ये व्यास नदी पर बना हुआ पंजाब में। फिर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर एक है मंडी परियोजना, यह उहल नदी पर है, ये ध्यान रखना उहल नदी पर है मंडी परियोजना, मंडी जिला भी है हिमाचल प्रदेश का। फिर बात करते हैं पंडोह परियोजना, ये भी आपकी व्यास नदी पर बनी हुई है, पंडोह परियोजना व्यास नदी पर, ये बांध भी है। फिर अपन उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड की जैसे यहाँ पर शारदा जल विद्युत प्रणाली बनी हुई है, शारदा जल विद्युत प्रणाली। और फिर रामगंगा परियोजना बनी हुई है जो रामगंगा नदी पर है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। फिर अपन बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर बना हुआ है एक परियोजना बारामूला परियोजना जो झेलम नदी पर बनी हुई है, बारामूला जल विद्युत प्रणाली है जो झेलम नदी पर है। और एक पहलगाम
परियोजना है, जल विद्युत परियोजना पहलगाम, वो है लीदर नदी पर बनी हुई। किस नदी पर बनी हुई? लीदर नदी पर बनी हुई। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तत्व है जो ऊर्जा और विद्युत जल विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करते हैं। और जैसे अपन ने बात की वर्षा, स्वच्छ जल, तापमान उच्च, कच्चा माल सस्ता होना चाहिए, ऊर्जा के साधन, पूंजी, तकनीक, उच्चावच, स्वच्छ जल, ये सभी प्रभावित करते हैं। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से राज्यों में इसका विकास हुआ, जैसे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, फिर आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। जैसे राजस्थान में भी कुछ परियोजनाएं चल रही है, माही बजाज सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना या जाखम परियोजना, ऐसी कई छोटी बड़ी जो परियोजना जिन पर विद्युत उत्पादित की जाती है। तो अपन बात करते हैं कि जो सभी जल विद्युत परियोजना है ये प्रमुख राज्यों की मैंने आपको प्रमुख जल परियोजना बता दी। थैंक यू।